देवर अंधा था मगर शोहर का भाई होने की वजह से मैं इसके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठाकर इसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी करके मेरे और करीब होता जाता। लेकिन एक रात तो मेरे होश उड़ गए जब इस रात मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई और रिश्तेदार खवातीन ने मुझे सहन में बैठा दिया। मेरे सामने ये चारपाई पर बैठा मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नज़र ही मेरी इस पर पड़ी थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वो टिकटिकी बांधे मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त तो 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक मुख्तलिफ किस्म की खवातीन मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की, बस सामने बैठकर मुझे देखे जा रहा था। 4 बार मेरी इस पर नज़र पड़ी तो मैंने इसे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल में सोचा कि बड़ा ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है और इसे ज़रा शर्म नहीं, कैसे सबके सामने बस मुझे ही तके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले इसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे देखे ही जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में ख़त्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर एजाज भी मेरे कमरे में देर से आए थे तो मैं बिल्कुल बेतासुर सी बैठी थी। वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं बरहम देखकर वो समझे कि शायद वो काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौका पर दोस्तों की अटकलियाँ रूज पर होती हैं। बहरहाल फिर एजाज की तारीफ सुनकर मेरा मूड बहाल हो गया था। मैंने देवर की बात को अपने शोहर के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे, आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। मेरा शौहर एजाज का एक ही भाई था, बस एक छोटा भाई था। वालिदैन हयात ना थे। घर में इस वक्त मेरा शौहर और हामिद थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो एजाज कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लेके आऊँगा, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई ख़वातीन नहीं है जो तुम्हारे नाज उठाए। वो कहने लगे, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी एतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो दस्तरख्वान पर मेरा देवर बैठा था। मैं इसके सामने बैठ गई। इसने मुझसे सलाम किया, फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब इजाज़ दस्तरख्वान के पास आए तो मेरी बजाय हामिद के पास बैठ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि हामिद अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज ना था और गुस्सा मुझे एजाज पर भी आने लगा कि वो तो इसे टोक सकते थे, और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था कि एजाज इसे खुद क्यों खिला रहे हैं। वो 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, एजाज हामिद खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, रुबीना हामिद अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुनना था कि मेरा वाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से इसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रीन कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में नूर नहीं था, वो देख नहीं सकता था। और कल से मैं ना जाने इसे कितनी बार बुला भला कह चुकी थी। एजाज के चेहरे पर रंजीदगी सी थी। कहने लगा कि हामिद बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। एजाज कहने लगे, इसके सारे काम तुम क्या करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर। माशाल्लाह से हामिद देखने में कितना खूबसूरत है। क्या ही अच्छा होता कि ये देख भी सकता। मेरी बात पर हामिद की आंखों से आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखता, लेकिन देखें मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में हामिद के लिए नफरत के जज्बात थे, वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़ गए जब एजाज ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब अपने काम पर जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि इसको खाना भी तुम ही हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया था। कहने लगे कि छोटे भाइयों की तरह समझो इसे यार, अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, जब मुझे हामिद के कमरे से पुकारने की आवाज़ें आईं। वो भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं इसके कमरे में गई तो वो पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा कि ये शर्ट मुझे पकड़ा देना। जाने भाई ने कहाँ रख दी है, पूरे बेड पर हाथ मार मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही। इसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट इसे पकड़ा दी। इसने शर्ट पहन ली, लेकिन बटन वो टेढ़े बंद कर रहा था।
मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद करके देती हूँ। मैंने इसकी शर्ट के बटन बंद किए तो वो खुश हो गया, कहने लगा मेरे बाल भी बना दें। भाभी मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और इसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा मुझे अपना हाथ दें। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा दें तो। मैंने डरते डरते इसे अपना हाथ इससे पकड़ाया था। ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। इसने हाथ अपने दोनों हाथों में लिए, कहने लगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। आपको देख नहीं सकता लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और वालिद भी 2 साल पहले ही फौत हुए। जब तक मेरे वालिद ज़िंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन इसके बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ एजाज़ भाई पर डल गई। और शादी के बाद आपने भी चंद दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मैंने कहा तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे देवर हामिद की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ सा होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता मुझे शर्ट पहना दें, मुझसे बटन बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिए से मेरे बाल खुश्क कर दें। ये काम तो वो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा कि बस एक देवर है और एक शौहर, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस हामिद की वजह से घनचक्कर सी बन के रह गई हूँ। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वो भाभी भाभी कहकर चिल्लाने लगता। मैं भागी दौड़ी इसके कमरे में जाती तो हंसने लग जाता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता, कहने लगता मेरे साथ बैठकर ये लतीफ़ा तो सुने ज़रा, कितना फ़नी है। वो देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था। मोबाइल पर कहानियाँ और लतीफ़े सुनना इसका शौक़ था। मैं कहती तुम सुन रहे हो ना, खामोशी से सुनते रहो, मुझे बर्तन धोने दो। मैंने बड़े प्यार से डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा मेरे पास बैठे हो और मेरे साथ लतीफ़े सुना करें, आपकी तबीयत भी खुशबाश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ें काम को, काम भी कभी ख़त्म हुए हैं। मैं इसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा, कहने लगा आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा खबरदार, जो अब तूने मुझे आवाज़ दी, समझे ना, बस मुझे काम के वक्त बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है। एजाज मुझे बिरयानी का कहकर गए हैं, अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कि इतना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन समेटते हुए। मैंने बिरयानी बनाई, कबाब बनाए। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि हामिद का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं हामिद के कमरे में दाखिल हुई, वो चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने इसके हाथ से कपड़ा छीना। कहने लगा नहीं, आप थक जाएंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करेंगे, मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वो बड़ी संजीदगी से, फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम बैठे रहो। मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया और मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने इसे एक वीडियो लगा दी जिसमें लतीफ़े थे, लेकिन इसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगा यहाँ बैठो, अब बहुत कर लिया आपने काम, अब कुछ नहीं करेंगी। इसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा हामिद ये क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं? कहने लगा कुछ नहीं खाना मुझे। आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं, बस मुझे बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा तुम मेरी फिक्र छोड़ो। ये कहकर मैंने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। इसके लिए चाय बनाई, शामी कबाब भी तले। फिर इसको चाय दी। कबाब खाते हुए मुसलसल मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन एजाज को मेरी कोई परवाह ना थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बस जायका खाना खाना पड़ता है। घर आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। इसके सामने तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर दूंगी। मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था, शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था।
गले में भी शदीद दर्द थी और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। हामिद मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर इसे देखा था। वो अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुन के वो परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? वो कहने लगा कि आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के नाश्ता बनाऊं। ऐसा करो, तुम एजाज को फ़ोन कर दो, इसे कहो कि जल्दी घर आ जाए। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो सुनकर मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी थी। अपने बुखार को खातिर में न लाते हुए मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई। चीखने की आवाज़ें किचन से आ रही थीं। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए। इसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से किचन में रस्सी पर लटके तौलियों को उतारा और फटाफट से हामिद की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी। लेकिन इस वक्त तक इसका पेट और बाजू जल चुके थे। कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वो तड़पे जा रहा था, रोए जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से इजाज़ को फ़ोन किया। हामिद तो यूं तड़प रहा था जैसे इससे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। इसके पेट और सीने का गोश्त तक जल गया था। वो तड़पी जा रहा था। इजाज़ को जब पता चला था, वो भागे दौड़े घर आए थे। इसका सीना काफ़ी हद तक जल चुका था। वो रोए जा रहा था। एजाज़ से डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि मुझे एजाज़ का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया। मैंने पूछा कि हामिद कैसा है? वो कहने लगा, इसका पेट और सीना बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर रोने लगे। कहने लगे, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है इसकी। इससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बुरी तरह से चिल्लाई जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वो किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। इजाज़ कहने लगा कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक इसको अफाका हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी, वो चंद ही दिनों में भला चंगा हो जाएगा। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ के रह गए थे। एजाज ने कहा कि हामिद हम में नहीं रहा। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, एजाज ये आप क्या कह रहे हैं? इसको बस ज़रा सी आग ही तो लगी थी, इसे कैसे कुछ हो सकता है? वो कैसे मर सकता है? मैं रोए जा रही थी। रो तो एजाज भी रहे थे। कहने लगे, आग इसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने कि वो बच जाए, लेकिन इसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरी रात मेरा भाई जैसे तड़पता रहा था, मेरा हाथ पकड़े यही कहता रहा, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वो जा चुका था। ये सदमा हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे इस घर में अब भी इसके भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ें आती थीं। मैं भागकर जब इसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वहाँ से आ रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़े सारे काम, मेरे पास आकर बैठें, मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। फिर मैं उम्मीद से हो गई, लेकिन ये पूरा अरसा भी मैं हामिद की याद में रोते ही गुजारा था। वो बिल्कुल बेज़रर सा इंसान था और मेरा बहुत एहसास करता था। मैं खुद को कोस रही थी, काश मैं ही उठ जाती, नाश्ता बना लेती तो वो यूं ना जलता। मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। एजाज बहुत खुश थे। कहने लगे, नाम तुम अपनी मर्जी का इसका रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम हामिद रखना है। मेरी बात सुनकर एजाज की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें दूसरा हामिद दे दिया है, ये अब हमारे गमों का मदावा करेगा।